नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ अक्षय। देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां पर जनता के लिए और जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और इंसाफ की बात करता है। दरअसल कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी न होने या फिर कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ पर मौजूद रहते हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। आज जिस विषय के साथ हम आए हैं वो सिविल केस से जुड़ा हुआ है। इससे संबंधित क्या कुछ कानूनी प्रावधान है और इसके अतिरिक्त अगर किसी और भी तरह की कोई कानूनी समस्या आपके जहन में चल रही है, कोई रास्ता कोई उपाय आपको नजर नहीं आ रहा, तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं, जिसका वाजिब जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फोन लाइन्स खुल चुकी हैं और टेलीविजन स्क्रीन पर जो 2 नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं। आज का विषय एक बार फिर हम आपको बताते हैं। विषय हमारा दीवानी मामलों यानी कि सिविल केसेस से जुड़ा हुआ है। इससे संबंधित अदालतों का अधिकार क्षेत्र क्या है, सवाल कीजिए, जवाब हम आपको बताएं। और आज इस विषय पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ हमारे साथ जितेंद्र कुमार गर्ग जी जुड़े हैं। आप अधिवक्ता हैं दिल्ली हाई कोर्ट। जितेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिर ये सिविल केस होते क्या है। जी, सिविल केसेस अक्षय जी जिनके अंदर फौजदारी का कोई संबंध नहीं है, मैट्रिमोनियल केसेस वैवाहिक डिस्प्यूट जो होते हैं, संपत्ति से जुड़े मामले, किसी के पैसे के लेन देन का मामला, किसी के माल बेचने से संबंधित मामले, ये सब सिविल कैटेगरी के अंदर आते हैं। जहां पर किसी को सजा नहीं होती, कोई फौजदारी का प्रावधान नहीं होता, किसी के लिए किसी बात की मांग की जाती है, पैसे मांगे जाते हैं, अपना अधिकार मांगा जाता है, ये सारी चीजें दीवानी क्षेत्राधिकार के अंदर आती हैं। ये सब सिविल केसेस में आते हैं। सिविल केसेस को शुरू किस तरह से किया जाता है, इस तरह के मामलों का आरंभ किस तरीके से होता है? जी, बहुत बढ़िया। सिविल केसेस में सबसे पहले मुद्दा क्या है हमारा, डिस्प्यूट ऑफ फैक्ट क्या है बेसिकली। किसी ने किसी को माल बेचा, माल बेचने के बाद उसकी पेमेंट नहीं आई, यहाँ से हमारा डिस्प्यूट ऑफ फैक्ट पैदा हुआ कि जी हमारे को पैसे चाहिए। तो जब उसको पैसे जिस हिसाब से अपने चाहिए उसको लेकर के वो अपने अधिवक्ता से मिलेगा, जहाँ उसका जुडिशन बनेगा, जहाँ उसका क्षेत्राधिकार बनेगा, उस हिसाब से वो वहां पे अधिवक्ता से मिलकर के अपना वाद दायर करेगा, अपने अधिकार की मांग करेगा। ये हमारा सिविल के अंदर आएगा। जी जी, चलिए, बिल्कुल हम अपने दर्शकों से भी अपील कर रहे हैं कि अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन आपके जहन में चल रही है, कोई रास्ता कोई उपाय आपको नजर नहीं आ रहा, तो अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर मौजूद हैं आपकी निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। लीगल हेल्पलाइन आपका अपना शो है। इस शो के माध्यम से आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं, जिसका वाजिब जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं दीवानी मामलों की यानी कि सिविल केसों की। ये सिविल केस क्या होते हैं, क्या कुछ प्रावधान होता है इस कानून के तहत, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। इस केस की सुनवाई किस किस प्रकार से होगी जितेंद्र जी? जी, सबसे पहले दीवानी क्षेत्राधिकार के अंदर जब कोई भी वाद न्यायालय के अंदर दायर किया जाएगा तो न्यायालय प्राइमा फेसाई उसको ये देखेगा कि वाद जिसने डाला है वो बनता भी है या नहीं बनता है। प्राइमा फेसाई केस कैसे मेड आउट हुआ या नहीं हुआ, अगर कोर्ट उसी से सेटिस्फाई होता है देन दूसरे पक्ष को कोर्ट सम्मन भेजेगा, नोटिस भेजेगा और उसको बुलाएगा और उससे उस बात के ऊपर जवाब मांगा जाएगा, जो 30 दिन का समय होता है कि 30 दिन के अंदर उसने अपना जवाब सिविल केस के अंदर दायर करना होता है। उसके बाद उसकी कार्रवाई होगी। जो व्यक्ति अपना दावा का जवाब लेके आता है, अगर वो उसके अंदर एडमिट कर लेता है अपनी चीजों को जो उसके खिलाफ लिखी गई हैं, तो न्यायालय वहीं उस दावे को निस्तारण कर देगा, उसके खिलाफ जजमेंट पास करेगा। यदि वो एडमिट नहीं करता है और अपने कुछ फैक्ट सामने लाता है कि जी मैंने इसका पैसा इसलिए नहीं दिया या ये जो बात कही गई है मेरे खिलाफ ये इसलिए सही नहीं है, तो न्यायालय दोनों पक्षों को उसके ऊपर गवाही का मौका देगा, गवाही कराएगा। गवाही करने के बाद दोनों पक्षकार अपने अपने जो गवाह होंगे, वो जो दस्तावेज रूप से साक्ष्य होंगे वो प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद न्यायालय विचार करेगा कि किसके फेवर में निर्णय करना है। चलिए, कॉलर हमारे साथ लखनऊ से अरविंद जी जुड़ गए, उनका सवाल पहले लेते हैं। अरविंद जी, बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। सर ऐसा है, मुझे ये पूछना था वकील साहब से जी कि लीगल मामले जो ये आप बता रहे हैं सिविल के मामले, क्या ये बहुत ही साल में क्या नाम है होते हैं कि जल्दी भी इनके केस में शादी कर दिया?
क्या कहा, दोबारा बताइए। जितेंद्र जी, इनका सवाल ये है, ये जानना चाह रहे हैं कि जो सिविल केसेस होते हैं ये काफी लंबे खिंच जाते हैं या फिर इनका त्वरित निस्तारण भी होता है? नहीं, कितना वक्त लगता है? ऐसा नहीं है कि लंबे खिंच जाते हैं। ये डिपेंड करता है पक्षकारों के केस चलाने पर, उस केस के कितने फैक्ट, कितने डिस्प्यूट ज्यादा हैं और क्या क्या उसमें गवाही की जरूरत है और कितनी गवाही की जरूरत नहीं है। ये उस पर, इसके बारे में कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं है। कोशिश आजकल भारत सरकार के नियमों के हिसाब से और कोर्ट जिस हिसाब से वर्किंग कर रही है, कोशिश होती है जल्दी से जल्दी निस्तारण किया जाए। और उसमें जो समय गवाही में लगता है, जो सेक्शन में समय लगता है, जो कानूनी प्रक्रिया है, वो सब अडॉप्ट करनी पड़ती है। फिर भी एक लगभग एक अनुमान की अगर कोई केस है बहुत, अगर हम माने कि पैसे के लेन देन का रिकवरी का मामला है, तो तब भी लगभग 8 से 10 महीने का समय उसमें वाजिब रूप से लग जाता है। चले, बिल्कुल उम्मीद करते हैं अरविंद जी, जो आपका सवाल था उसका वाजिब जवाब आप तक जरूर पहुंचा होगा। हम अपने दर्शकों से भी अपील कर रहे हैं कि अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या, कोई कानूनी अड़चन अगर आपके सामने है, कोई रास्ता, कोई उपाय अगर आपको नहीं नजर आ रहा है, तो अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। एक और दर्शक बिहार से जितेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है। यतीन्द्र जी, सवाल कीजिए। हाँ सर, मैं बिहार से रतिंदर कुमार बोल रहा हूँ सर। जी जी सर, हम बहुत सारे गरीब, ठीक है सर। रतिंद्र जी, अपना सवाल दोहराइए, आपकी आवाज ठीक ढंग से हम तक नहीं पहुंच पा रही। बोल रहे हैं सर कि जो हम सर गरीब स्टूडेंट है सर, ठीक है, हमको जो है ना नौकरी के नाम पे कोई बिचौलिया हमको लिया है पैसा जी, तो उसका समाधान कैसे क्या होगा सर? पैसा उससे रिटर्न मांगते तो देता नहीं है। जो आपने पैसा दिया था, आप बता रहे हैं कि नौकरी के खातिर आपने कुछ पैसा दिया था किसी बिचौलिए को, तो ये पैसा किस तरह, क्या नकदी दी गई थी या फिर बैंक अकाउंट के माध्यम से ये पेमेंट किया गया था? नकदी दिए गए थे सर उनको। जितेंद्र जी, सॉरी, कैश दिया था? कैश। जी, जहां तक आपके गरीब होने का सवाल है, इसकी कोई आप फिक्र ना करें। आजकल सभी जिला न्यायालयों में, उच्च न्यायालयों में विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है। वहां जाकर के अगर आपके साथ कोई समस्या इस तरह की है कि अपना वकील नहीं कर सकते, तो वहां जाकर के आप वकील हायर करके अपना केस दायर कर सकते हैं। उसके बाद रही बात आपके पैसे देने की, पहले तो जो कॉन्ट्रैक्ट आपने किया नौकरी देने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। ये कॉन्ट्रैक्ट कानून की नजर में इस तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। लेकिन फिर भी आपके कागज देख करके मालूम पड़ेगा कि दस्तावेज देख के वो किस हिसाब से, किस हिसाब से ट्रांजैक्शन हुई है, उस हिसाब से फौजदारी का मुकदमा आप उनके ऊपर दायर कर सकते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि जो आपका सवाल था उसका वाजिब जवाब आप तक जरूर पहुंचा होगा और जो जितेंद्र जी ने आपको तरीका बताया उस रास्ते पर आप चलते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी परेशानियों का समाधान जरूर होगा। जितेंद्र जी, जैसा इनका ये कहना था कि इस तरह के कई मामले भी सामने आते हैं जहां पर नौकरी का झांसा दिया जाता है और लोगों से पैसे ऐंठे जाते हैं, तो इस तरह के मामले में ये तो क्रिमिनल केस हुआ जी, 420 हुआ, 420 हुआ, बिल्कुल 420 हुआ। लेकिन इसके अलावा अगर कैश की ट्रांजैक्शन नकद रूप के अलावा चेक से करी गई है, आजकल आरटीजीएस के माध्यम से, एनईएफटी के माध्यम से है, तो उसके लिए रिकवरी का वाद भी दायर किया जा सकता है। लेकिन जैसे हाँ, इन्होंने बोला कि कैश इन्होंने पेमेंट की थी जी, तो कैश का इनके पास कोई प्रूफ एक्चुअली नहीं होता। दूसरी पार्टी आकर ये कहती है, दूसरा पक्ष कहता है कि जी मैंने पैसे लिए ही नहीं है, तो उसको प्रूव करना कोर्ट के सामने मुश्किल होता है कि पैसे का लेन देन हुआ या नहीं हुआ। लेकिन अगर लिखित में कोई अनुबंध हुआ है तो 420 में फौजदारी में जरूर वो आदमी फंसेगा और इनके पैसे मिल जाएंगे। तो पहले इन्हें पुलिस एफआईआर करानी चाहिए या फिर कोर्ट की शरण लेनी चाहिए? पुलिस में एफआईआर कराने के लिए इनको पहले कंप्लेंट देनी होगी, उसके बाद पुलिस का काम है कि एफआईआर करे या ना करे। अगर पुलिस नहीं करती है तो उसके लिए प्रावधान है सीआरपीसी में 156(3) के अंदर, ये मजिस्ट्रेट के सामने जाएंगे प्रार्थना पत्र लेकर के, उसके ऊपर एफआईआर हो जाएगी। और अगर केवल 420 की बात है तो ये सेक्शन 200 सीआरपीसी के तहत भी वाद दायर करके, कंप्लेंट दायर करके अपना मुकदमा रख सकते हैं वहां पर। ये चलिए, बिल्कुल हम अपने दर्शकों से भी अपील कर रहे हैं कि लीगल हेल्पलाइन आपका अपना शो है। अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन, कोई कानूनी समस्या आपके सामने चल रही है, कोई रास्ता, कोई विकल्प आपको नजर नहीं आ रहा, तो अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर मौजूद हैं आपकी निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए और आज जिस विषय के साथ हम आए हैं वो दीवानी मामलों से जुड़ा हुआ है, यानी कि सिविल केसेस से जुड़ा हुआ है। इससे संबंधित भी अगर कोई प्रश्न आपके जहन में है तो भी आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं, जिसका वाजिब जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और ये जो 2 नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जितेंद्र जी, आप जिस तरह से बता रहे थे कि सिविल मुकदमों को आखिर किस तरीके से शुरू किया जाता है और जो सुनवाई होती है वो किस किस तरीके से होती है इस तरह के मामलों में? जी, सुनवाई की स्टेज इसकी मैंने आपको बताया, जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, किसी के बीच में अगर कोई तलाक का मुकदमा है, वो भी सिविल के अंदर आता है। तलाक के लिए अगर वो आपसी सहमति से नहीं है तो सेक्शन 13 के अंदर, हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर
जो भी पक्षकार पीड़ित है वो कोर्ट के सामने, न्यायालय के सामने अपना वाद दायर करेगा, जिसको विवाह विच्छेद के अंदर आता है। उसमें न्यायालय दूसरे पक्षकार को बुलाएगा, सुनेगा। यदि लड़के की तरफ से वाद दायर किया गया है तो लड़की की तरफ से जवाब आएगा और उसके पास अधिकार है कि सेक्शन 24 हिंदू मैरिज के तहत पहले वो उसके अंदर अपना कानूनी खर्चा मांग सकती है। उसके बाद न्यायालय के लिए जरूरी है कि पहले खर्चे का प्रावधान करे, उसके बाद केस आगे चलेगा। यदि लड़का जो हस्बैंड पक्ष है उसको पैसा नहीं देता खर्चे के लिए, तो न्यायालय के पास अधिकार है कि उस केस को वहां रोक दिया जाएगा जब तक कि वो पेमेंट ना करे। अगर वो पेमेंट करता है तो उसके बाद पहले वहां से जवाब आएगा, जवाब के बाद फिर वही एविडेंस होगा, गवाही के लिए आएगा कि कोर्ट दोनों पक्षकारों को मौका देगी अपने अपने पक्ष रखने के लिए कि क्या क्या आपके गवाह हैं, किस ग्राउंड पे, किस आधार पे आपको तलाक दिया जाए या तलाक ना दिया जाए। दूसरे पक्षकार को भी सुना जाएगा। उसके बाद गवाही होने के बाद न्यायालय विचार करेगा व्हाई शुड यू ग्रांट द डाइवोर्स और नॉट। चलिए, एक और कॉलर पंजाब के होशियारपुर से दुष्यंत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुष्यंत जी, बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। थैंक यू सर। मेरा क्वेश्चन है, मैं आर्बिट्रेशन का केस किया हुआ था जी, जिसके बीच में नहीं किया अपने इनका 90 लाख रुपया जो है इनका अटैच हो गया था। इन्होंने 23 लाख रुपया मेरे को 23.5 लाख रुपया दे दिया, मगर उसके बाद नहीं किया। 4 महीने हो गए हैं, एविडेंस खत्म हो चुके हुए हैं, बहस खत्म हो चुकी हुई है, जज साहब ने किया, डिले करे जा रहे हैं, 1 to 1 अनदर डे किए जा रहे हैं। कल भी मेरी डेट थी, कल के बीच में बोला था कि आज फैसला सुना दूंगा। आज फैसला सुनाने के बाद ने कि आज दे दिया 27 तारीख को दूंगा। आज से 16 साल पहले 2002 के अंदर भी सीजीएम के पास मेरा ऐसे ही केस फंसा था जी। तब मेरे को मजबूरन में नहीं किया, उनकी शिकायत करनी पड़ी थी सीजी के पास। जब सीजी के इंक्वायरी आई तो सीजी के इंक्वायरी आने के उसी दिन नहीं किया, जज साहब ने मेरे को फैसला दे दिया। क्या मैं अब फिर दोबारा ना कि सीजी के पास जाऊं या डीजे के पास जाऊं, क्योंकि ये जज साहब का मुझे नहीं समझ आता कि व्हाई दे आर गिविंग दैट, उनको क्यों देना चाहते हैं, पंजाबी यूनिवर्सिटी वालों को क्यों देना चाहते हैं। ठीक है दुष्यंत जी, आपका सवाल हम तक पहुंच चुका है। जितेंद्र जी, क्या इन्होंने ये नहीं बताया कि इनका मुकदमा चल रहा है वो आर्बिट्रेटर साहब के पास है, न्यायालय में है। अगर वहां से अवार्ड हो गया होगा तो एग्जीक्यूशन न्यायालय में होगी। और ये बड़ा कानून में प्रावधान है कि न्यायालय अपना समय ले सकता है, आदेश को सुरक्षित रख सकता है जब न्यायालय को अपने उचित समय लगेगा, और फाइल को पढ़ के जो उचित लगेगा उस हिसाब से न्यायालय अपने हिसाब से प्रोनाउंस करेगा न्यायालय। तो इस बात में उनकी कंप्लेंट वगैरह करना ये पार्ट ऑफ प्रैक्टिस है, पार्ट ऑफ लाइफ है हमारा, कि न्यायालय भी अपना समय लेता है। उनके पास बहुत सारी पेंडेंसी कोर्ट के अंदर बहुत ज्यादा है, तो जरूरी नहीं है ऐसा हम ना समझे कि वो गलत कर रहे हैं, ये प्रिजम्पशन हम ना ले। दूसरी बात, अगर आर्बिट्रेटर के पास इनका मुकदमा अभी लंबित है तो वहां पर अगर लंबित है तो वहां से वहीं डिसाइड होगा, और अगर डिसाइड हो गया है तो इनकी एग्जीक्यूशन ऑर्डर 21 दीवानी प्रक्रिया के तहत सिविल के अकॉर्डिंग वहां एग्जीक्यूशन चलेगी, और उसमें न्यायालय में ज्यादा देर नहीं लगेगी, मेरे ख्याल 1-2 डेट में हो जाएगा, उसमें बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं। चलिए, उम्मीद करते हैं दुष्यंत जी जो आपका सवाल था उसका वाजिब जवाब आप तक जरूर पहुंचा होगा। एक कॉलर और कानपुर से सीमा जी हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी सवाल ले लेते हैं। सीमा जी, बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। हेलो जी सीमा जी, सवाल कीजिए। अब मैं कानपुर से बोल रही हूँ जी, सवाल कीजिए। हेलो सीमा जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हेलो, चलिए, शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम अपने दर्शकों से इसीलिए बार बार अपील करते हैं कि जिस वक्त आप हमें कॉल करते हैं उस वक्त आप अपने टेलीविजन का वॉल्यूम पूरी तरह से बंद कर दें, ताकि आपकी आवाज हम तक बेहतर तरीके से पहुंच पाए और हम आपके सवाल का वाजिब जवाब भी आप तक पहुंचा पाएं। फिलहाल हमारा जो आज का जो विषय है वो सिविल प्रक्रिया यानी कि सिविल केसेस से जुड़ा हुआ है। इससे संबंधित कोई प्रश्न है या फिर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन, कोई कानूनी दिक्कत है, तो भी आप हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और ये जो 2 नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपने अभी बयान का जिक्र किया था, ये जो कथन होता है, बयान होता है, ये किस प्रकार से लिए जाते हैं इस तरह के केसों में? जी, सिविल केसेस के अंदर सीधा सा फॉर्मूला इसका होता है कि एक एफिडेविट अपने शपथ पत्र के ऊपर अपनी बात आप कहते हैं। जो भी कुछ आपने कहना है सिविल केस में, जो अगर आप वादी हैं तो वादी ने जो चीजें अपने वाद में कही है, प्लेंटिफ ने कही है, वो अपने शपथ पत्र पे कहता है। शपथ पत्र कहने के बाद उसको टेंडर किया जाता है, न्यायालय के समक्ष उसको टेंडर किया जाता है। अपने जो डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए हैं, जो दस्तावेज आपने लगाए हैं, उनको एग्जिबिट मार्क किया जाता है, जिनको हिंदी में प्रतिदर्श बोलते हैं। उसके बाद दूसरे पक्षकार के वकील साहब का ये राइट होता है कि वो उनके ऊपर आपको क्रॉस एग्जामिन करेंगे, उनके ऊपर आपसे क्वेश्चनिंग करेंगे, और जो सच्चाई होगी वो फिर निकलकर सामने आएगी। जो आपने बताया है उसको आप बताएंगे कोर्ट के सामने कि ये चीजें जो मैंने अपने वाद में कही थी वो इस तरह से सच है।
इसी तरह से प्रतिवादी का होता है कि जो चीजें अपने उसने जवाब में कही है वो चीजें शपथ पत्र पे कहेगा, और वो एविडेंस, उसको बोलते हैं एविडेंस बाय वे ऑफ एफिडेविट, वो टेंडर करा जाता है। उस पर फिर दूसरे वादी के पक्षकार के वकील साहब आपको क्रॉस करते हैं, वहां से फिर वो तथ्य सामने आते हैं कि जो चीजें आपने कही थी वो सच है या नहीं है, क्योंकि जो बातें एफिडेविट में लिखी हैं वो क्रॉस के समय निकल कर आती हैं कि वो कितनी सही थी कितनी गलत थी। इनकेस अगर जैसे आप कह रहे हैं कि जब एग्जामिन किया जाता है तब उसमें सही पाई जाती हैं या फिर गलत पाई जाती हैं, अगर जो बयान दिए जाते हैं वो निराधार होते हैं तो उस पर क्या कार्रवाई हो सकती है? जी, जो बयान दिया कर रहे हैं वो निराधार है, ये दो अलग अलग चीजें हैं। एक तो ये कि वो निराधार है, वो निराधार है तो आपको वो चीज नहीं मिलेगी जिसके लिए आपने बात दायर किया या जो आप मांग रहे हैं। लेकिन अगर वो झूठे हैं, आपने कुछ झूठ बोला और वो चीज सामने निकल कर आ गई कि जो आपने कहा था वो बिल्कुल फैक्ट से अलग है, तो न्यायालय उस के खिलाफ आपके खिलाफ एक्शन ले सकता है। धारा 340 195 के तहत सीआरपीसी में क्रिमिनल कंप्लेंट दायर कर सकता है आपके खिलाफ। वो निराधार होना अलग बात है। एक और कॉलर हमारे साथ बेंगलुरु से सुरेखा वाणी जी जुड़ गई हैं। सुरेखा जी, बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। बेटा बात कर रहा हूँ। जी सवाल कीजिए। जी सर, एक्चुअली हमने बेंगलोर में एक अपार्टमेंट बुक किया था। जी, उसमें एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो गई कि हमने 4 लाख रुपए बुकिंग अमाउंट के दिए थे। तो उस समय उन्होंने हमें एमओयू नहीं दिया था, बिल रिसीव किया। और उसके बाद वो जो अपार्टमेंट के जो ओनर है वो मतलब वो भाग के चले गए, तो उनको फिर जेल हुई, फिर उनको कस्टडी में छोड़ दिया गया। तो ये हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो अभी कैसे जो पैसा जो 4 लाख रुपए जो हमने प्री लॉन्चिंग के लिए बुक किया था, तो कैसे उसको वापस ले सकते हैं? जितेंद्र जी। सुरेखा जी, जैसे आपने बताया कि आपने अपार्टमेंट बुक किया था, उसके लिए 420 की एफआईआर तो उनके ऊपर हो गई है, कस्टडी में ले लिया गया है, उसकी सजा उनको अलग मिलेगी। लेकिन 4 लाख रुपए के लिए आप दीवानी वाद रिकवरी सूट दायर कर सकते हैं। वाद के लिए आपको 4 लाख रुपए पे जो सरकारी फीस है उसकी वो देनी होगी, और किसी अधिवक्ता के माध्यम से आप 4 लाख रुपए का रिकवरी का दावा दायर कर सकते हैं, बशर्ते उसका 3 साल का लिमिटेशन पीरियड ना खत्म हुआ हो। सिविल केस के पैसे मांगने की जो अवधि है वो 3 साल की है, बशर्ते वो 3 साल खत्म ना हुए हो या बीच में कोई पार्ट पेमेंट हो गई हो। चलिए, बिल्कुल उम्मीद करते हैं जो आपका सवाल था उसका वाजिब जवाब आप तक जरूर पहुंचा होगा। हम अपने दर्शकों से भी बार बार अपील कर रहे हैं कि अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन, कोई कानूनी दिक्कत आपके सामने है, कोई रास्ता आपको नहीं नजर आ रहा, कोई विकल्प नहीं दिखाई दे रहा, तो अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। लीगल हेल्पलाइन आपका अपना शो है, इस शो के माध्यम से आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं, जिसका वाजिब जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज जो हम चर्चा कर रहे हैं जिस विषय के साथ, वो सिविल केसेस यानी कि दीवानी मामलों से जुड़ा हुआ है। एक चीज जितेंद्र जी मैं आपसे और जानना चाहूंगा, तमाम जो हमारे दर्शक हैं उनमें से कई ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज होते हैं, उन्हें लगता है कि शायद जो दीवानी मामले होते हैं, जो फौजदारी मामले होते हैं, ये एक कैटेगरी के होते हैं। ऐसा होता है क्या? किस कैटेगरी के? सेम होते हैं? उन्हें लगता है कि दीवानी नहीं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि फौजदारी के मामलों में सिर्फ सजा होती है, वहां आप अपना पैसा नहीं मांग सकते, कंपेंसेशन नहीं मांग सकते, कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कोर्ट कितना कंपेंसेशन देगी, कैसे देगी। लेकिन दीवानी में आप सजा नहीं करा सकते, सिर्फ अपना पैसा मांग सकते हैं, या जो आपका वाद हेतु है, जो कॉज ऑफ एक्शन है, उसके अकॉर्डिंग डिमांड कर सकते हैं। जैसे प्रॉपर्टी का आपका लेन देन है कि जी मैंने प्रॉपर्टी का सौदा इससे करा, इसने मेरे को प्रॉपर्टी नहीं दी, वो प्रॉपर्टी आप मांग सकते हैं। उसमें अगर कोई चीटिंग हुई तो वो फौजदारी के मामले में आता है कि प्रॉपर्टी क्यों नहीं दी इसने, पैसे मेरे से ले लिए, पैसे हड़प लिए, लेकिन प्रॉपर्टी का लेन देन नहीं हुआ, माल मैंने बेच दिया, वहां से पैसे नहीं आए, चीटिंग हुई, वो एक अलग चीज है। लेकिन माल बेचने के पैसे वो दीवानी में आते हैं, इनकी कैटेगरी की अलग अलग है बिल्कुल, ये यहाँ से दोनों सेम नहीं है। चलिए, एक और कॉलर जोगेंद्र जी हमारे साथ पंचकूला से जुड़ गए हैं। जोगेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। ये सर 92 में मेरे फादर ने सेल्फ एक्वायर्ड लैंड मेरे नाम पे डिग्री के थ्रू करवा दी थी जी। लेकिन 2002 में मेरे जो ब्रदर्स हैं उन्होंने मेरे ऊपर केस डाला, मेरे फादर अलाइव थे, लेकिन 2008 में कॉम्प्रोमाइज हो गया, द केस वाज विथड्रॉन एंड उसके बाद उन्होंने क्या किया कि 6 महीने बाद फिर डाल दिया, और 2012 में जज साहब ने सेकंड टाइम डिसमिस कर दिया कि यू कैनॉट फाइल द केस अगेन एंड अगेन ऑन द सेम इशू। अब उन्होंने क्या किया है कि अपने ग्रैंडसन से केस डलवा दिया है जो ये लैंड का, लेकिन एज पर द रूल मेरा ख्याल में व्हेन द ग्रैंडफादर्स आर अलाइव ग्रैंडसन कैनॉट फाइल द केस। जोगिंदर जी, बिल्कुल सही बात है।
और जैसा आपने बताया कि जज साहब ने पहले सेम इशू की वजह से केस खारिज कर दिया था, अभी भी वही इशू है। ऑर्डर 2 रूल 2 के अकॉर्डिंग इस केस को भी नहीं चलाया जा सकता अगर कॉज ऑफ एक्शन और इशू सेम है। और दूसरी बात जो आपने कि ग्रांड फादर अगर लाइव है वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के लिए मांग रहे हैं तो वो भी पॉसिबल नहीं है जी। चलिए, बिल्कुल उम्मीद करते हैं जो आपका सवाल था उसका वाजिब जवाब आप तक जरूर पहुंचा होगा। लीगल हेल्पलाइन आपका अपना शो है, शो के माध्यम से आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं। जो विषय आज हम लेकर यहाँ पर मौजूद हैं वो सिविल केसेस से जुड़ा हुआ है, इससे संबंधित भी अगर कोई प्रश्न आपके सामने है तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं। किस प्रकार के आदेश जितेंद्र जी दिए जाते हैं इस तरह के मामलों में, सिविल केसेस में? देखिए, किस तरह के आदेश से मतलब ये है हमारा कि कोर्ट सारी चीजें कंसीडर करता है। पहले सारे गवाहों के बयान जो हुए उनको कंसीडर करता है, जो तथ्य सामने रखे गए हैं जिस आधार पर वाद दायर किया गया था उसको देखता है, उसके डिफेंस में क्या चीजें आई, प्रतिवादी ने अपना क्या डिफेंस लिया उनको देखता है। और अगर कहीं गुंजाइश किसी चीज की होती है तो न्यायालय अपने जुडिशन के अकॉर्डिंग, अपने क्षेत्राधिकार के अकॉर्डिंग उस आधार पर अपना आदेश पारित करता है। मान लीजिए किसी ने 4 लाख रुपए का अगर रिकवरी सूट डाला तो 4 लाख रुपए में से हो सकता है सामने वाला प्रतिवादी आकर ये कहे जी मैं 2 लाख इसको ऑलरेडी दे चुका था, 2 बनते हैं, तो वहां कोर्ट एविडेंस आगे नहीं लेगा, प्राइमरी डिग्री केवल 2 लाख रुपए की इशू करेगा। दैट इज प्राइमरी डिग्री, क्यों 2 तो वो एडमिट करता है, बाकी 2 बचे। लेकिन अगर वो बिल्कुल भी एडमिट नहीं करता है तो बाकी सारे तथ्यों पर विचार किया जाएगा, उस हिसाब से उस आधार पर न्यायालय अपना आदेश पारित करेगा। निक्षेपण डिपोजिशन किस तरह से होती है, समय क्या है इसका, तरीका क्या होता है? देखिए, समय मैंने भी बताया, इस डिपेंड करता है कि जिस समय डिपोजिशन होगी गवाहों का होगा तो पूरा समय उसको दिया जाता है। जो भी गवाह आया है अगर वो सक्षम है अपनी गवाही पूरी तरीके से देने में तो उसको उसी हिसाब से किया जाएगा। लेकिन अगर वो अक्षम है, मीन्स टू से हैंडीकैप्ड है या किसी और प्रॉब्लम से नहीं कर सकता है, तो आजकल उसका प्रावधान है कि उसकी गवाही दूसरे तरीके से भी हो सकती है, या वो आ नहीं सकता है तो उसके लिए लोकल कमिश्नर अपॉइंट करके, किसी को दूसरे को अपॉइंट करके वहां भेजा जा सकता है, या वहां किसी और के थ्रू उसकी गवाही ली जा सकती है। समय का कोई इसमें निर्धारण नहीं है। समय सिर्फ ये है कि ऑन द वेरी फर्स्ट डेट, पहली दिन जिस दिन कोर्ट नियत करेगी गवाही के लिए, उस दिन सारे गवाह होने चाहिए। अब डिपेंड करता है, अगर कोई किसी की अर्जी आती है कि जी आज वो बीमार है तो न्यायालय उसमें विचार करेगा और समय देगा, वो अलग चीज है। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम दर्शकों के सवालों का जवाब दिया और इस विषय के संबंध में भी तमाम पहलुओं को हमारे दर्शकों के सामने बारीकी से रखा है। दरअसल कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद होता है, लेकिन एक बड़ा तबका इंसाफ की दहलीज से सिर्फ इसलिए दूर रह जाता है क्योंकि जानकारियों का अभाव होता है। और इसी अभाव को खत्म करने के मकसद से हम रोजाना यहाँ पर मौजूद रहते हैं एक नए विषय के साथ। फिलहाल हमारी आज की खास पेशकश में इतना ही, लेकिन एपीएन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।